इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन। आज हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ली है वो ली है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो IMF होती है इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर बात की जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में तो इसका पूरा नाम तो आपने समझ ही लिया अभी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात हो तो जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ही, तभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान स्थापित हुआ था। इसी तरह IMF भी सेम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही स्थापित हुआ। अगर इसकी बात की जाए मुख्यालय की तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है और IMF का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। क्योंकि विश्व बैंक और IMF में सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, चाहे वो स्थापना की हो, चाहे वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की हो, चाहे वो मुख्यालय की हो, इसीलिए विश्व बैंक और IMF को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा बहन भी विश्व बैंक और IMF को कहा जाता है। अगर बात की जाए भारत के बारे में तो भारत विश्व बैंक का भी संस्थापक सदस्य देश है और IMF का भी संस्थापक सदस्य देश है। संस्थापक मतलब 1944 में जब ये सब स्थापित हुआ तो इंडिया जो है स्थापना करने में उस वक्त साथ था। एक इम्पोर्टेंट तथ्य यानी फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है दोस्तों, जो विश्व बैंक होती है, वो मैंने आपको समझाया भी था विश्व बैंक वाली क्लास में कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण प्रदान करती है। कौन? विश्व बैंक। लेकिन IMF इस तरह के ऋण प्रदान नहीं करती। ठीक है, यानी IMF विकास बैंकों की तरह, जैसे विश्व बैंक एक विकास बैंक है, तो विकास बैंकों की तरह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे सड़क का प्रोजेक्ट है, बांध का प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करती। कौन? IMF ऋण इस तरह के लिए प्रोजेक्ट के लिए ऋण प्रदान नहीं करती है। ओके, अगर बात की जाए दोस्तों इस IMF के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, तो दो ऐसी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो जारी की जाती हैं, जिसमें पहली आपने बहुत बार सुनी होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा जारी की जाती है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी IMF के द्वारा ही जारी की जाती है। कौन कौन सी हो गई? ग्लोबल फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक दोस्तों चीज़ होती है उसको कहते हैं कोटा। ये क्या होता है कोटा? तो ये जो कोटा प्रणाली है वो IMF के फंड को संभालती है। जो IMF का फंड है पूरा, उसके फाइनेंस के लिए, उसके वित्त के लिए जो प्रॉपर जो प्रणाली चलती है उसको कहते हैं कोटा। पहले मैं आपको इस चीज़ को समझा दूं। जैसे मान लो ये IMF है, ठीक है, अगर समझा दूंगा तो आसान हो जाएगा। IMF के पास पैसा कहाँ से आएगा? भाई ये संस्थान है, इसको पैसा चाहिए चलाने के लिए, तो सभी देशों का कोटा जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। जिस देश की जितनी औकात होगी वो उतना कोटा रखेगा। जो जितना पावरफुल देश होगा उसका कोटा उतना ही ज़्यादा होगा। और कोटे का मतलब एक तरीके से वो चंदा देगा इस IMF को, और जो ज़्यादा चंदा देता है उसी की पावर भी ज़्यादा होती है। तो जो जितना ज़्यादा पैसे वाला देश होगा उसका कोटा उतना ही ज़्यादा होगा और उसी देश का IMF पर कंट्रोल भी होगा। सिंपल सी बात है, इसको कहा जाता है कोटा। ठीक है, तो IMF के जो फंडिंग जो होती है उसके लिए जो बड़ा शब्द चलता है उसको कहते हैं कोटा। किसी भी, अब ये सिंपल सी चीज़ आप समझ ही गए कि जो जितना पैसे वाला देश उतना ही उसका कोटा बढ़ा। तो विश्व अर्थव्यवस्था में किसी देश की सापेक्ष स्थिति के आधार पर, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी चल रही है, तो किसी देश की जो स्थिति है, जैसे स्थिति मजबूत है तो उसका ज़्यादा कोटा बड़ा होगा, स्थिति कमज़ोर है तो कोटा उसका कम होगा। तो उस देश की स्थिति के आधार पर कोटा आवंटित किया जाता है, जैसे उस देश की स्थिति है। ओके, प्रत्येक, अब देखो एक कुछ नियम है कि जो भी सदस्य देश IMF का जो भी सदस्य देश है उसको अपने कोटे का 25% हिस्सा सोने में रखना पड़ेगा या फिर अमेरिकी डॉलर में रखना पड़ेगा। यानी टोटल जो 25% है, जैसे किसी देश का कोटा मान लो 100 रुपये डिसाइड कर दिया कि मान लो कोई एक देश है उसका कोटा 100 रुपये का है, तो 25% जो उसे पैसा देना है वो या तो वो गोल्ड में दे या फिर वो डॉलर में दे।
ठीक है, और जो बाकी 75% पैसा बचा वो अपने देश की करेंसी में दे सकता है। जैसे भारत है अगर मान लो, तो वो 25% पैसा तो भारत को या तो सोने में देना पड़ेगा या डॉलर में देना पड़ेगा, और जो 75% कोटे का जो पैसा बचा है वो रुपए में देना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो घरेलू मुद्रा है वो रुपया है। ठीक है साहब, इसका मतलब है प्रत्येक सदस्य देश को अपने कोटे का 25% हिस्सा सोने या अमेरिकी डॉलर में देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, और शेष जो 75% हिस्सा है वो अपनी घरेलू मुद्रा में, जो उस जिस देश की वो घरेलू मुद्रा है, बात अगर भारत की करें तो भारत की मुद्रा रुपए है, बात अगर बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। तो जो देश है उसको अपनी 75% पैसा अपनी घरेलू मुद्रा में जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब और थोड़ी सी चीज़ आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि किसी भी देश के जो कोटा है उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो कोटे की गणना के आधार क्या हैं? 4 प्रमुख आधार हैं। सबसे बड़ी बात कि उस देश की जीडीपी कैसी चल रही है, तो उस देश की जीडीपी का रोल होता है 50% का। उस देश में आर्थिक खुलापन कैसा चल रहा है, यानी इकोनॉमिक ओपननेस कैसी है। इकोनॉमिक ओपननेस का जो परसेंटेज होता है वो होता है 30%। इसी तरह से उस देश में इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी आर्थिक परिवर्तनशीलता किस लेवल पर चल रही है, ये देखा जाता है 15% के आधार पे। और उस देश का इंटरनेशनल रिजर्व कैसा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व उस देश में कैसा है, इसकी वैल्यू है 5%। यानी किसी देश के कोटे की गणना का आधार इन 4 आधारों पर किया जाता है, जिसमें जीडीपी का रोल है 50%, इकोनॉमिक ओपननेस यानी आर्थिक खुलेपन का रोल है 30%, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी आर्थिक परिवर्तनशीलता का रोल है 15%, और इंटरनेशनल रिजर्व्स यानी अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व की जो रोल है वो है 5%। ठीक है, क्लियर है। एक और चीज़ होती है दोस्तों, उसको कहते हैं एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये एक टर्म है, पूरा एक शब्द है एसडीआर, इसको हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। ये क्या चीज़ होती है तो पहले समझते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक नियम था कि 25% हिस्सा सोने या डॉलर में रखना पड़ता है। मान लो कोई देश सोना नहीं देना चाहता, मान लो कोई देश डॉलर नहीं देना चाहता, तो आईएमएफ ने अपनी एक नई मुद्रा बना रखी है, एक नई मुद्रा बना रखी है आईएमएफ ने, जो एक वैकल्पिक मुद्रा है आईएमएफ की, जिसको कहा जाता है एसडीआर। तो एसडीआर क्या हो गई? आईएमएफ की एक वैकल्पिक मुद्रा हो गई, जो 1969 में अपनाई गई थी। ठीक है, 1969 में एसडीआर को आईएमएफ द्वारा अपनाया गया। ये आईएमएफ द्वारा शुरू की गई एक रिजर्व मुद्रा है। ठीक है, रिजर्व मुद्रा आईएमएफ की एक रिजर्व मुद्रा है, जिसे सोने या फिर जो डॉलर, ये जो नियम बनाया गया था 25% वाला कि सोने में दो या फिर डॉलर में दो, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक वैकल्पिक मुद्रा के तौर पर है कि अगर मान लो किसी देश के पास डॉलर या सोना जमा करने की औकात नहीं है, तो वो एसडीआर के तौर पर भी अपना 25% पैसा कोटे में जमा कर सकता है। क्लियर हो गया। तो ये पूछा जाए एसडीआर किससे संबंधित है, तो आईएमएफ से संबंधित है। 1969 में ये बनाई गई थी। इसका मतलब आपने एसडीआर समझ लिया कि या तो आपके पास मान लो डॉलर नहीं है या गोल्ड नहीं है, तो आप एसडीआर के तौर पे अपना पैसा कोटे में जमा कर सकते हो। ये इसलिए किया गया है ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, इसको बढ़ावा मिलता रहे। अब लिक्विडिटी क्या होती है? इसका मतलब है पैसा जो है वो मार्केट में बना रहे। लिक्विडिटी यानी तरलता का मतलब होता है कैश, मतलब कैश का मतलब एक तरीके से पैसा, मार्केट में पैसा बना रहे। तो जब किसी देश के पास अगर मान लो डॉलर नहीं है या गोल्ड नहीं है, तो वो एसडीआर के तौर पर पैसा दे दे ताकि पैसे की किसी भी प्रकार की कमी ना पड़े। ठीक है साहब। इसी एसडीआर को दोस्तों पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। एसडीआर एक तरीके से एक पूरा पेपर होता है, कागजी कार्रवाई है कि मान लो किसी पर गोल्ड नहीं है या डॉलर नहीं है, तो वो कागज़ के तौर पर अपनी चीज़ें गिरवी रख देता है, इसीलिए इसको कहते हैं पेपर गोल्ड। मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो उसने कागज़ अपने गिरवी रख दिए, जैसे ज़मीन के कागज़ गिरवी रख दिए जाते हैं वैसे गिरवी रख दिए, इसी एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपने एसडीआर से संबंधित पूरी जानकारी समझ ली। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम स्थापना इसकी कब हुई? इंटरनेशनल
फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आईएमएफ आपने पूरी कंप्लीट कर ली। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।